गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपन ने आपकी जो पेपर थर्ड था उसका जो थर्ड यूनिट थी बायोटेक्नोलॉजी, वो वैक्सीन वाले टॉपिक के साथ अपन ने कंप्लीट कर ली थी। उसमें से जो पार्ट्स बच रहे थे वो आपको बोटनी वाली मैम करवा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपना जो पेपर थर्ड था वो कंप्लीट हो चुका था। आज अपन आपका पेपर नंबर सेकेंड इसका नाम है अपना एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायो केमिस्ट्री। यही नाम है जो अपन ने डेमो क्लास में देखा भी था। तो आपका जो पेपर नंबर सेकंड है एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, उसमें से आज अपन आपकी यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है एनिमल फिजियोलॉजी, जिसमें से अपन फर्स्ट टॉपिक लेंगे पाचन की कार्य की, जिसे बोलते हैं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। पहले भी थोड़ा बहुत जानते हैं अपन इसके बारे में, ठीक है, क्योंकि साइंस पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो आज अपना पेपर नंबर सेकंड एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में यूनिट फर्स्ट से फर्स्ट टॉपिक है पाचन की कार्य की, यानी भोजन को पचाने से संबंधित अपनी बॉडी में कौन कौन सी क्रियाएं कहाँ कहाँ पे होती है, कैसे कैसे होती है, कहाँ कहाँ पे भोजन का पाचन होता है, उसको आज अपन डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले अपन को ये जानना है कि अपन पाचन किसका करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि अपन पत्थर खाते हैं, हवा खाते हैं तो उनका पाचन करेंगे। अपन जिसका डाइजेशन करते हैं, जिसका पाचन करते हैं, वो कहलाता है खाद्य पदार्थ। अपन खाना ही तो खाते हैं, फूड ही तो खाते हैं, तो उसी का डाइजेशन, चाहे इंसान ले लो, चाहे एनिमल ले लो, चाहे छोटे छोटे प्रोटोजोआ एनिमल्स ले लो, सभी में डाइजेशन की रिएक्शन होती है। चाहे वो अपनी बॉडी से बाहर करे या अपनी सेल के अंदर करे कि सेल के बाहर करे, तो डाइजेशन की प्रोसेस तो उनके द्वारा की जाती है, पाचन की क्रिया तो की जाती है, जिसे अपन बोलते हैं पाचन की कार्य की। तो मैंने कहा कि खाद्य पदार्थ यानी फूड स्टफ्स, फर्स्ट इसमें पॉइंट है खाद्य पदार्थ, जिन्हें बोलते हैं फूड स्टफ्स। ये सबसे पहले अपन जानने की कोशिश करेंगे कि खाद्य पदार्थ होते क्या है, अपनी बॉडी में इनका डाइजेशन क्यों किया जाता है, अपन इसे खाते क्यों हैं, जरूरी क्या है, पत्थर क्यों नहीं खाते, है ना। तो खाद्य पदार्थ या फूड वह आवश्यक सबस्ट्रेट होता है, ध्यान से सुनना, फूड वह आवश्यक सबस्ट्रेट या पदार्थ होता है जो बॉडी टिश्यूज द्वारा अवशोषित होकर संबंधित जीव में बिना हानि पहुंचाए एनर्जी प्रोडक्शन, टिश्यूज की ग्रोथ एवं उनकी मरम्मत, बायोलॉजिकल रिएक्शंस के रेगुलेशन में सहायक होता है। तो मैंने आपको क्या क्या कहा कि ये जो फूड है, जो खाद्य पदार्थ है, पदार्थ को स्टफ्स बोल रहे हैं यहाँ पे, तो फूड वह आवश्यक सबस्ट्रेट या पदार्थ होता है जो बॉडी टिश्यूज द्वारा अब्जॉर्ब होकर, अपने भोजन अवशोषित कहाँ पे होता है, आंत्र में, इंटेस्टाइन में, तो वही तो बोल रहा हूँ, बॉडी टिश्यू इंटेस्टाइन, वहां पे ये अब्जॉर्ब होकर
जीव को बिना हानि पहुंचाए क्या क्या काम करेगा? एनर्जी प्रोडक्शन, टिश्यू ग्रोथ एवं मरम्मत और बायोलॉजिकल रिएक्शंस को रेगुलेट करने का काम करता है। यानी कि अपन खाना ही नहीं खाएंगे तो वो अपनी बॉडी में अब्जॉर्ब क्या होगा? खाना ही नहीं खाएंगे तो एनर्जी बनेगी नहीं, एनर्जी भी नहीं बनेगी तो अपनी बॉडी के जो उत्तक है, जो टिश्यूज है, उनका विकास भी नहीं होगा। अगर हाथ टूट गया तो मरम्मत भी नहीं होगी, और जो समस्त जैव रासायनिक क्रियाएं अपनी बॉडी में चल रही होती है वो भी बंद हो जाएगी। तो इसीलिए खाद्य पदार्थ बहुत जरूरी है, इंसान के जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। इन सभी कामों के लिए खाद्य पदार्थ या फूड स्टफ्स बहुत जरूरी होते हैं। क्लियर है? अब अपन बात करेंगे कि इनका इंपॉर्टेंस क्या है खाद्य पदार्थों का। वैसे तो अपन ने जान लिया है, लेकिन फिर से अगर अलग से अपन बता देते हैं इंपॉर्टेंस, इसी में पॉइंट ऐड कर देते हैं। इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस यही है कि यह एनर्जी के लिए ईंधन का काम करेंगे, एनर्जी के लिए ईंधन का काम करेंगे। यानी अपनी गाड़ी है, गाड़ी को चलने के लिए ईंधन चाहिए, तेल चाहिए, पेट्रोल डीजल चाहिए। तो अपनी बॉडी को भी चलने के लिए, काम करने के लिए, यानी कि एनर्जी चाहिए अपन को काम करने के लिए, तो कहां से आएगी? फूड से आएगी। तो वही तो बोल रहे हैं अपन, एनर्जी के लिए ये ईंधन का काम करता है, यानी अपने लिए पेट्रोल डीजल का काम कर रहा है फूड। एक तो ये इसका इंपॉर्टेंस हो गया। दूसरा ये कि यह सेल के प्रोटोप्लाज्म को बनाने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। यानी कि जो अपनी कोशिका होती है उसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है, उसको बनाने का भी महत्वपूर्ण काम करता है। करता है भाई, सही बात है। अगली बात करें अपन, यह बॉडी को स्वस्थ बनाए रखने का काम भी करता है। भाई अपनी बॉडी स्वस्थ क्यों है? क्योंकि अपन डेली टाइम टू टाइम खाना खा रहे हैं, इसलिए अपनी बॉडी की जो डिमांड्स है फूड की वो सारी पूरी हो रही है। चाहे वो मिनरल्स ले लो, चाहे वो विटामिन्स ले लो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट ले लो, चाहे प्रोटीन ले लो, चाहे वसा ले लो, सभी के सभी अपन को फूड से मिल जाते हैं। तो इसलिए अपन बोल सकते हैं कि ये फूड स्टफ्स, ये खाद्य पदार्थ अपनी बॉडी को स्वस्थ बनाए रखने का काम भी करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंस ये बता सकते हैं कि यह बॉडी की ग्रोथ एवं मरम्मत का भी महत्वपूर्ण काम करते हैं, अपन ने जाना है अभी। इसके अलावा अपन ये भी बता सकते हैं कि यह बॉडी की ग्रोथ के लिए आवश्यक सबस्ट्रेट जैसे हार्मोन्स, एंजाइम्स आदि के पूर्ववर्ती पदार्थों के रूप में भी काम करते हैं, जिन्हें बोलते हैं प्रीकर्सर। प्रीकर्सर पूर्ववर्ती पदार्थ। तो जो अपन फूड नहीं खाएंगे तो संबंधित हार्मोन्स और एंजाइम्स भी नहीं बनेंगे। तो ये अपन ने इसका इंपॉर्टेंस भी जान लिया है कि फूड के बिना कुछ नहीं है। एनर्जी चाहिए अपन को चलने के लिए, तो वो कहां से मिलेगी? ईंधन के रूप में फूड से ही मिलेगी। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट कि नेचर में फूड स्टफ्स के टाइप्स। इस नेचर में फूड स्टफ्स या खाद्य पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? यहीं से इतना तो समझ में आ गया होगा, कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, डाइजेशन से संबंधित है, तो सभी को आदत तो ऐसे आ गया। आप वैसे इंटेलिजेंट तो हो ही पहले से, ठीक है। तो खाद्य पदार्थ
कि नेचर के अकॉर्डिंग अगर टाइप्स की बात करें, नेचर के आधार पर फूड स्टफ्स के टाइप, तो इनकी केमिकल नेचर की अगर देखें, फूड स्टफ्स की, खाद्य पदार्थों की केमिकल यानी रासायनिक प्रकृति, रासायनिक प्रकृति के आधार पर यह दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट तो कार्बनिक, जिसे बोलते हैं अपन ऑर्गेनिक, और दूसरा इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स। यानी फूड स्टफ्स की अगर नेचर की अगर बात करें कि कौन कौन से पाए जाते हैं टाइप्स, तो केमिकल नेचर के आधार पर ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट यानी कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ के अगर एग्जाम्पल भी आपको पूछे तो आपको बता देने हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, पहले से जानते हैं अपन। और इनऑर्गेनिक की अगर बात करें तो इसमें हो गए साल्ट्स, H2O, मिनरल्स। साल्ट्स यानी लवण, H2O यानी पानी, और मिनरल्स मीन्स खनिज लवण। ये क्या हो गए, कैसे सबस्ट्रेट हो गए, इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स। तो ये अपन ने नेचर के आधार पर फूड स्टफ्स के टाइप्स भी जान लिए हैं। इजी है बहुत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं कि ये डाइजेशन होता क्या है, ये पाचन होता क्या है। तो ध्यान से सुनना, इस रिएक्शन में कॉम्प्लेक्स फूड स्टफ्स को सिंपल मटेरियल में कन्वर्ट किया जाता है। क्या हुआ इस डाइजेशन में, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, कॉम्प्लेक्स फूड स्टफ्स को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, सिंपल फूड मटेरियल में। यानी अपन ने रोटी खाई तो उसके बड़े बड़े टुकड़े थे, जैसे अपन ने उसको खाया तो उसको छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़ों में उसको अपन ने तोड़ दिया। ये सिंपल फूड मटेरियल यानी भोजन के छोटे छोटे भाग या पदार्थ अवशोषित और स्वांगीकृत होकर, क्या क्या होगा इनका, अवशोषण एवं स्वांगीकरण। स्वांगीकरण को बोलते हैं अपन एसिमिलेशन, स्वांगीकरण। तो जैसे ही अपन ने कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फूड मटेरियल में कन्वर्ट किया तो यह अवशोषित, अपनी बॉडी टिश्यूज द्वारा अवशोषित और स्वांगीकृत होकर एनर्जी प्रोडक्शन का काम करेंगे। क्या काम करेंगे, ऊर्जा उत्पादन का काम करेंगे। क्लियर है यहां तक। अब अपन बात करेंगे, अच्छा अपन ने डाइजेशन को तो समझ लिया है कि क्या होता है इसमें। अब अपन पढ़ेंगे डाइजेशन के प्रकार, डाइजेशन के टाइप्स। क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो डाइजेशन के अगर टाइप्स की बात आती है तो यह मोस्टली 2 टाइप के होते हैं, या 2 टाइप का होता है। पहला तो बाह्य कोशिकीय पाचन और दूसरा अंतः कोशिकीय पाचन। नाम सुना होगा आपने। तो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा अपना डाइजेशन के टाइप्स। फर्स्ट ले रहा हूं मैं अंतः
कोशिकीय पाचन, जिसे अपन बोलते हैं इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, ये बोलते हैं। तो इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन मतलब अंतः कोशिकीय, यानी कोशिका के अंदर होने वाला पाचन। तो ध्यान से सुनना, इसके नाम में इसकी डेफिनेशन तो पता चल गई, लेकिन होता क्या है, कौन कौन से एनिमल्स में होता है, वो भी अपन को जानना है। तो ध्यान से सुनना, यह सबसे इजी टाइप का पाचन या डाइजेशन होता है, तथा यह डाइजेशन या इस प्रकार का डाइजेशन इजी टाइप का, इसके साथ इसके एग्जांपल्स की बात करें तो यह है प्रोटोजोआ, नाम सुना है, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, नाम सुना है, और एक है परजीवी कृमि, नाम सुना होगा परजीवी कृमि का, जिसको अपन बोलते हैं पैरासिटिक वर्म्स, ये बोलते हैं पैरासिटिक वर्म्स यानी परजीवी कृमि। यानी कि इंट्रासेल्युलर डाइजेशन या अंतःकोशिकीय पाचन कृमि मिलेगा प्रोटोजोआ में, एक कोशिकीय होता है प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, पैरासिटिक वर्म्स, इन सभी एनिमल्स में या इस प्रकार के एनिमल्स में इंट्रासेल्युलर डाइजेशन या अंतःकोशिकीय पाचन पाया जाता है। ये जैसे अमीबा है, ये इसका केंद्रक है। तो अमीबा अपना जो फूड का डाइजेशन करेगा वो कोशिका द्रव्य में ही करेगा, क्लियर है। इसके साथ ही ये अपने फूड को जब ग्रहण करता है तो कौन सी विधियों से ग्रहण करता है, फेगोसाइटोसिस और पिन्नोसाइटोसिस। ये अपन को पहले से पता है कि इनमें होता क्या है। ठोस रूप में अगर खाद्य पदार्थ को ग्रहण करता है कोई एनिमल तो फेगोसाइटोसिस, और लिक्विड मीडियम में ग्रहण करेगा यानी अर्ध ठोस तो पिन्नोसाइटोसिस। प्लस इनमें यहाँ पे फूड वैक्यूल्स का निर्माण किया जाता है, जहां पे उस फूड का डाइजेशन होना है, उनके अंदर फूड का डाइजेशन होना है। तो क्या बन रही है, फूड वैक्यूल्स या वैक्यूल्स, खाद्य धानियां जिन्हें बोलते हैं, खाद्य धानियां, फूड वैक्यूल्स। और फूड के डाइजेशन के लिए आवश्यक एंजाइम कहां से आएंगे, लाइसोसोम के माध्यम से। लाइसोसोम क्या दिया इसने, डाइजेस्टिव एंजाइम। क्यों दिया, क्योंकि इस भोजन को पचाना भी तो है, तभी तो ऊर्जा मिलेगी पचे हुए भोजन से। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइसोसोम के द्वारा रिलीज किए जाते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये तो अपन ने अंतःकोशिकीय पाचन या इंट्रासेल्युलर डाइजेशन को अच्छे से समझ लिया है, जिसमें अपन ने जाना है कि ये इजी टाइप का होता है, कि इन एनिमल्स में मिलता है और इन विधियों द्वारा फूड का डाइजेशन होता है, क्लियर है। अब अपन सेकंड नंबर पे बात करेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन या बाह्य कोशिकीय पाचन की, यानी कि इसका जस्ट उल्टा होगा उसमें। तो देखते हैं, सेकंड बाह्य कोशिकीय पाचन, इसे बोलते हैं अपन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ठीक है, तो इस टाइप का डाइजेशन हाई लेवल के जो एनिमल्स है, यानी जो वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं उनमें वर्टिब्रेट
एनिमल्स और ट्यूनिकेट्स, कुछ ट्यूनिकेट्स में, यानी जो हाई लेवल के एनिमल्स है जैसे ह्यूमंस है, ये एनिमल्स है और ट्यूनिकेट्स है, इनमें डाइजेशन का टाइप कैसा होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी कि एक्स्ट्रा यानी कोशिका के बाहर एलिमेंट्री कैनाल में होने वाला डाइजेशन। यहाँ ऐसा नहीं है कि कोशिका के पूरा बाहर, शरीर के पूरा बाहरी डाइजेशन हो रहा है, नहीं, कोशिका से बाहर एलिमेंट्री कैनाल में या आहार नाल में। तो अपन क्या बोलेंगे? सेल से बाहर एलिमेंट्री कैनाल में फूड का डाइजेशन होता है। क्लियर है? और इसके लिए, डाइजेशन के लिए जो आवश्यक एंजाइम्स होते हैं, अच्छा इसमें तो लाइसोसोम दे रहा था, लेकिन इसमें एलिमेंट्री कैनाल द्वारा ही, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल के साथ कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या एसेसरी या सहायक ग्लैंड्स भी होती है जो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स रिलीज करती रहती है। तो ये अपन ने एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन या बाह्य कोशिकीय पाचन को भी अच्छे से समझ लिया है। अब आपके जो सिलेबस में दिया हुआ है डाइजेशन, वो इन छोटे छोटे एनिमल्स का नहीं था, प्रोटोजोआ का नहीं था, आपके है बाह्य कोशिकीय पाचन, यानी वर्टिब्रेट एनिमल्स में या मेमल्स में होने वाला डाइजेशन। जैसे अपने ह्यूमन की बात करें तो स्पेशली ह्यूमन का दे रखा है आपके वर्टिब्रेट्स में, मेमल्स में। तो नेक्स्ट अपना जो पॉइंट रहेगा वो है डाइजेशन इन वर्टिब्रेट्स, जिसमें अपन एलिमेंट्री कैनाल और सहायक जो ग्रंथियां होती है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, उन सभी की डिटेल में बात करेंगे। अब पूरी कहानी अपनी इस पे चलेगी। ये तो अपने नॉर्मल जानकारी ग्रहण की है अब तक। तो डाइजेशन ऑफ या इन वर्टिब्रेट्स, क्लियर है? अधिकतर वर्टिब्रेट्स में डाइजेशन का जो मेथड है वो एक समान ही होता है। ऐसा नहीं है कि एनिमल्स में अलग है, अपने इंसानों में अलग है। एनिमल्स में गाय भैंस की बात कर रहा हूं, ठीक है? तो सभी में एक समान है और इनमें सभी में हाइड्रोलाइटिक रिएक्शंस होती है। कौन सी? हाइड्रोलाइटिक रिएक्शंस, यानी जल अपघटनीय क्रियाएं होती है। यही तो होती है, जल अपघटनीय क्रियाएं, हाइड्रोलाइटिक रिएक्शंस। इस डाइजेशन को समझने के लिए इस डाइजेस्टिव सिस्टम की निम्न भाग, इस डाइजेस्टिव सिस्टम में निम्न संरचनाएं पाई जाती है। वो कौन कौन सी संरचनाएं हैं उनको अपन ध्यान से समझेंगे। तो ध्यान देना, अपन बात कर रहे हैं डाइजेशन सिस्टम की। ये डाइजेशन सिस्टम 2 पार्ट्स से मिलकर बना हुआ होता है। कौन कौन सा? फर्स्ट है एलिमेंट्री कैनाल, जिसे अपन क्या बोलते हैं? आहार नाल। और सेकंड इधर है एसेसरी ग्लैंड्स, यानी कि सहायक ग्रंथियां। ये तो बोलेंगे एसेसरी ग्लैंड्स को। और एलिमेंट्री कैनाल को आहार नाल, यही बोलते हैं। अब ये जो एलिमेंट्री कैनाल है इसकी बात करते हैं अपन। तो एलिमेंट्री कैनाल निम्न भागों से मिलकर बनी हुई होती है। सभी को पता है कि मेरी एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल में कौन कौन से भाग हैं। सबसे पहले खाना कहां पे खाया? माउथ में। तो ये लो जी माउथ।
सेकेंड में आ जाएंगी फिर बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी। थर्ड पे फेरेनेक्स, फेरेनेक्स, फेरेनेक्स। जिसे बोलते हैं ग्रसनी, और बक्कल कैविटी को मुख गुहा। फिर फोर्थ पे आ जाएगी ईसोफेगस, जिसे बोलते हैं ग्रास नाल। सुना है सभी ने? फिर अगली स्ट्रक्चर स्टमक, जिसे बोलते हैं अपन आमाशय। अगली स्ट्रक्चर इंटेस्टाइन, जिसे बोलते हैं अपन आंत्र। अगली रेक्टम, जिसे अपन बोलते हैं मलाशय। तो एलिमेंट्री कैनाल की अगर बात होती है तो ये निम्न भागों से मिलकर बनी हुई होती है, यानी निम्न संरचनाओं से मिलकर बनी हुई होती है: माउथ, बक्कल कैविटी, फेरेनेक्स, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन और रेक्टम। पता है आपको पहले से, फिर से रिवाइज हो गया है। सेकंड अपन बात करें एसेसरी ग्लैंड्स या सहायक ग्रंथियों की, तो इनमें आपने नाम सुना होगा स्लाइवरी ग्लैंड्स, यानी कि लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां। एक नाम सुना होगा आपने लीवर का, तो लीवर भी एक डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के रूप में काम करती है। एक नाम सुना होगा आपने पैनक्रियाज का, जिसे बोलते हैं अपन अग्नाशय। तो ये तीन एसेसरी ग्लैंड्स या सहायक ग्रंथियों के रूप में डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करती है और फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। तो इस तरह से अपन डाइजेस्टिव सिस्टम को, एक मैमल्स में अगर बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम को दो मुख्य भागों में बांटते हैं: एलिमेंट्री कैनाल और एसेसरी ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल इस निम्न भागों से मिलकर बनी हुई होती है और इधर एसेसरी ग्लैंड्स। तो अब अपन कंटिन्यू, अब अपन को फूड का डाइजेशन पढ़ना है कि फूड का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, उनमें कौन कौन सी क्रियाएं होती है और लास्ट में कहाँ क्या होता है। तो सबसे पहले अगर मैमल्स के फूड की डाइजेशन की बात आती है तो उसको समझने के लिए उसको निम्न स्टेप्स में अपन उसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल में माउथ, या अपन बात करें बक्कल कैविटी की, भाई माउथ में तो अपन खाते हैं। तो सबसे पहला अपना पॉइंट ये लेंगे कि डाइजेशन इन बक्कल कैविटी, यानी जो अपनी माउथ की जो गुहा है, इसी में तो अपन सबसे पहले खाना चबाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, ये आपने समझ लिया होगा अच्छे से, इसको उठा रहा हूं मैं। यानी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। पहले वाला आपको थोड़ा बोरिंग लगा होगा, अब ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये फिजियोलॉजी है। इसमें अपन डाइजेशन भी पढ़ेंगे, श्वसन भी पढ़ेंगे, उत्सर्जन भी पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन भी पढ़ेंगे, सभी सिस्टम पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम भी पढ़ेंगे। तो मेथड को अपन ने कुछ स्टेप्स में डिवाइड किया है। उसमें से फर्स्ट है डाइजेशन इन बक्कल कैविटी। तो जैसे ही अपन फूड खाते हैं माउथ में, तो उसका बक्कल कैविटी वाले भाग में उसका मैस्टिकेशन या चबाना, मैस्टिकेशन जिसे अपन बोलते हैं चबाना। भाई खाना मुंह में खाया है तो उसको चबाएंगे, डायरेक्ट निगलेंगे थोड़ी। तो बक्कल कैविटी में ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है अपना। बक्कल कैविटी में यानी माउथ में अपन ने क्या किया है, फूड को चबाया है, उसका मैस्टिकेशन किया है, और उसमें कौन कौन सी प्रोसेस के माध्यम से उसको अपने डाइजेस्ट करना स्टार्ट किया है। एक तो है
टीथ द्वारा मैकेनिकल प्रोसेस से, और दूसरा हो जाएगा एंजाइम्स द्वारा केमिकल प्रोसेस। यानी दांतों से अपन ने खाने को चबाया है तो मैकेनिकल प्रोसेस हो गई, यांत्रिक काम हो गया जैसे चबाना, और दूसरा काम हो गया कि उसमें एंजाइम्स मिला रहे तो केमिकल प्रोसेस हो गई। अब माउथ में अपन को पता है बकल कैविटी में कि स्लाइवरी ग्लैंड्स स्लाइवा रिलीज करती है, लार रिलीज करती है, जो भोजन के साथ मिल जाती है जब अपन चबाते हैं। यानी अपन ने रोटी खाई, रोटी सूखी होती है, जैसे अपन ने माउथ में उसको चबाया तो गीली हो जाती है। गीली किसके कारण होती है? क्योंकि अपनी बकल कैविटी में जो स्लाइवरी ग्लैंड्स है वो स्लाइवा रिलीज कर देती है उस भोजन में, और भोजन लसलसा हो जाता है। तो इसलिए तो कह रहे हैं कि बकल कैविटी में ही, मुख गुहा में ही फूड डाइजेस्ट होना या फूड का पाचन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से बकल कैविटी में फूड को डाइजेस्ट किया जाता है। उसमें लार मिलाई जाती है, स्लाइवा मिलाई जाती है, दांतों द्वारा उसको यांत्रिक सहायता से चबाया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है उसे, और उसे लसलसा बनाया जाता है। ये जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है ये 4 प्रकार की होती है। कहां कहां पर होती है, कौन कौन से एंजाइम रिलीज करती है, वो सारी बातें अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।